अस्सलामु अलैकुम बच्चों, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्वेश्चन को व्हिच इज़ नेम्ड एज़ जोबोन को। ये मार्च जून 2024 का क्वेश्चन है और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको हम प्लान करते हैं और देखते हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है बेटा? The key to success in any such question is your planning and is your drafting. ठीक है बेटा? सबसे पहला उसूल, क्वेश्चन के प्रीफेस को पढ़ना और फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले हम इसके प्रीफेस को पढ़ते हैं। Jobon Co is the parent company of clothing retail group. The financial year end is 31st of December 2007. अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फाइनेंशियल ईयर एंड को आइडेंटिफाई करना, इसको हाईलाइट कर लिया आपने। The following exhibits available on the left hand side of the screen provide information relevant to the question. ये एग्जिबिट्स हैं जो एक एक करके हम देखेंगे। 3 एग्जिबिट्स हैं, बड़ा क्वेश्चन है। इम्पेयरमेंट ऑफ सीजीयू, प्रोवाइड डिटेल ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट ऑन सीजीयू। ठीक है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के बारे में कुछ बातें हैं सीजीयू से रिलेटेड। कैश जनरेटिंग यूनिट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से रिलेटेड बातें, उसमें कुछ मसले मसाइल होंगे जिसके बारे में आपसे कमेंट्स ही मांगे होंगे, वैल्यूएशन मांगी होगी। एग्जिबिट 2 में सेल ऑफ सब्सिडरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उससे रिलेटेड कुछ मसले मसाइल होंगे, आपसे इवैल्यूएशन मांगी होगी। और तीसरे एग्जिबिट में है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। Describe the events after the reporting period which may impact the accounting treatment and presentation of a wholly owned subsidiary. The information should be used to answer the question requirements within the response options provided. जो भी रिस्पॉन्स ऑप्शन आपके पास प्रोवाइडेड है उसके अंदर आप आंसर दे दो। मैं कहा ठीक है दे देंगे, आएगा तो देंगे ना भाई, तो इसीलिए तो हम जरा इसकी पहले प्लानिंग कर लेते हैं। अच्छा सब, फिर मैंने आपको कहा कि ये पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ना है, रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। आ जाओ, एग्जिबिट, अच्छी बात क्या है देखो जरा गौर से देखो। एग्जिबिट 1 से रिलेटेड पार्ट ए है, एग्जिबिट 2 से रिलेटेड पार्ट बी है और एग्जिबिट 3 से रिलेटेड पार्ट सी है। इसका मतलब आप पूरे क्वेश्चन को एक साथ वन गो के अंदर ना पढ़ो, कोई मसले की बात नहीं। आपने एग्जिबिट 1 पढ़ना है, उससे आपने आंसर देना है। एग्जिबिट 2 पढ़ना है, उससे आपने एक आंसर देना है। एग्जिबिट 1 पढ़ोगे आपके 9 मार्क्स सिक्योर होंगे, बी पढ़ोगे आपके 8 मार्क्स सिक्योर होंगे, सी पढ़ोगे आपके अगले 8 मार्क्स सिक्योर होंगे। तो आपने एग्जिबिट बाय एग्जिबिट चलना है और प्लानिंग करनी है। ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट वेवर्ड, यू विल गेट लॉस्ट। ठीक होगी बात? ठीक है। अच्छा, तो हम एग्जिबिट 1 पढ़ेंगे, तो एग्जिबिट 1 की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन Why the CGU should have been tested for impairment? क्यों CGU की impairment होनी चाहिए भाई? और ये भी बताइए whether methods used to calculate value in use and discount rates are acceptable or not. अच्छा भाई, तो दो बातें हैं, impairment क्यों होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की प्लानिंग के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की प्लानिंग के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला 3A, उसका भी पहला एस्पेक्ट क्या है? इम्पेयरमेंट असेसमेंट। और दूसरा एलिमेंट क्या है? Whether method used to calculate VIU and discount rate are acceptable. VIU and discount rate appropriateness. ठीक हुई बात? ये एक बात है, ये दूसरी बात है। ठीक है, पहले हम इम्पेयरमेंट असेसमेंट की प्लानिंग भी कर लेते हैं और वीआईयू की साथ साथ ही अगर हमें चीजें मिलेंगी तो हम साथ साथ भी कर सकते हैं, मसले की बात नहीं है। आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है।
ये अच्छा किया किसने, इसकी बार को ऊपर ही दे दिया। आई थिंक दैट्स ओके। ठीक है। चलो, तो हम आ गए एग्जिबिट नंबर 1 पे। जोबोन्को इज लेसी, लेसी है, जोबोन्को लेसी है। It leases a number of commercial properties which it uses as retail stores. Zabardast. As a result of an increase in customer online shopping, Jobonco's revenue from these sales stores has halved. Shavi, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अगर मैं ये समझूं कि ईच रिटेल स्टोर, बल्कि समझूं कि आगे बात आ ही रही है, ईच रिटेल स्टोर इज a CGU and comprises right of use assets, fixtures, fittings and allocated central assets। और हर एक रिटेल स्टोर एक कैश जनरेटिंग एसेट है, कैश जनरेटिंग यूनिट है, जिसके पास एसेट्स हैं, फिक्सचर्स हैं, सेंट्रल एसेट्स, सेंट्रली हेड ऑफिस से एलोकेटेड एसेट्स हैं, राइट ऑफ यूज एसेट्स हैं, लीज एसेट्स हैं। ठीक है। तो हमने कहा अगर हम इम्पेयरमेंट की असेसमेंट देखते हैं, इम्पेयरमेंट की असेसमेंट देखते हैं, तो हमने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। देयर कुड बी, स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है, स्टैंडर्ड हमें कहता है कि इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। श्योर। जॉब ऑन को कैलकुलेटेड टोटल इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा भाई, और हमने कहा कि दिस इज एन डिक्रीज इन आउटलेट सेल्स, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। जॉब को calculate the total impairment loss of $50 million should be recognized in relation to the retail store CGUs. Jobonco deducted the lease liabilities when calculating the net carrying amount of the CGU for impairment purposes. Jobonco assessed value in use to be recoverable amount instead of the deducted lease liability from VIU. अच्छा भाई, तो एक बात तो तय हो गई कि ये जो बातें इम्पेयरमेंट असेसमेंट की, इम्पेयरमेंट रिव्यू की जो बातें हैं, अच्छा उससे रिलेटेड यही बात लिखी हुई है यहीं तक। आगे फिर बात स्टार्ट हो गई कि इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है और उसकी वैल्यू इन यूज है। ठीक है, तो ये वो फिर वैल्यू इन यूज और डिस्काउंट रेट से रिलेटेड बातें शुरू हो गई हैं। तो यहां पर हमें इस पार्ट में, कौन से वाले पार्ट में, इस पार्ट में देखो, वाई CGU हैव बीन टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। CGU टेस्ट क्यों हुआ इम्पेयरमेंट, या क्यों होना चाहिए इम्पेयरमेंट की टेस्ट, इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग उसमें क्यों होनी चाहिए। तो हमने ये देख लिया कि भाई एक तो रेवेन्यू कम होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, इसके अलावा भी हमें कुछ इसमें लिखना होगा कि क्यों इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग जरूरी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है उसके फ्यूचर कैश फ्लोज रिड्यूस हो गए हो सकता है उसके एसेट्स के अंदर इम्पेयरमेंट हो गई हो, तो हमें वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स बताने पड़ेंगे। और मेन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट हमारा डिक्रीज इन आउटलेट सेल्स है, जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना पड़ेगी। तो ये हमें इस पार्ट के अंदर लिखना होगा। ठीक है, इसकी ड्राफ्टिंग भी हम देख लेंगे, अभी प्लानिंग देख रहे हैं फिर ड्राफ्टिंग देख लेंगे। वैल्यू इन यूज एंड डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, ये इम्पेयरमेंट लॉस उसने बुक कर लिया है। वैल्यू इन यूज के अंदर मेन फैक्टर कौन सा है जो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है? जोबोन को डिडक्टेड द लीज लैब, उसने इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। जोबोन को डिडक्टेड द लीज लायबिलिटी व्हेन कैरिंग, तो हमें पता है इम्पेयरमेंट की असेसमेंट कैसे होती है, ये भी लिखनी पड़ेगी हमें, ऊपर बातें सारी लॉ भी लिखना पड़ेगा हमें, जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी लिखना पड़ेंगी। हमने कहा कैरिंग वैल्यू को कंपेयर कर लो आप
रिकवरेबल अमाउंट से, जो कि होता है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अच्छा भाई, अब वैल्यू इन यूज के लिए आपको क्या करना है, देखो वैल्यू इन यूज, अब वैल्यू इन यूज वाले मॉडल के ऊपर इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है, तो उसने किया क्या, जरा गौर करना, मसले मसले के ऊपर गौर करना। Deducted the lease liability when calculating net carrying value of CGU for impairment purposes. Jobon को assessed value in use to be the recoverable amount. Instead of deducting lease liabilities from VIU, Jobon को included contractual lease payment within future estimated net cash flows of the CGU. देखो क्या किया इसने, इसने किया ये कि जो लीज लाइबिलिटीज हैं, जो लीज लाइबिलिटीज हैं वो उसने कहां से लेस करी, देखो कैरिंग वैल्यू से तो लेस कर ली, सीजी से। देखो दो चीजों की कंपेयर, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, कैरिंग वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो वैल्यू इन यूज से। उसने असेस कर लिया कि भाई रिकवरेबल अमाउंट क्या है, वैल्यू इन यूज। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट किससे कंपेयर हो रही है, वैल्यू इन यूज से कंपेयर हो रही है। कैरिंग अमाउंट से उसने लीज लायबिलिटीज को लेस कर दिया, वैल्यू इन यूज से लीज लायबिलिटीज को लेस नहीं किया। मैंने कहा भाई जब वैल्यू इन यूज से आपने लीज लायबिलिटीज को लेस नहीं किया, तो आप मुझे ये बता दो कि कैसे इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग ट्रू एंड फेयर हो सकती है। वैल्यू इन यूज तो ओवर स्टेट हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, जब वैल्यू इन यूज ओवर स्टेट हो जाएगी तो आपकी इम्पेयरमेंट ही निकल के नहीं आएगी। आर यू गेटिंग दिस? तो हमने कहा यहाँ पर इसने मसले मसाइल कर दिए, यहाँ पर इसने मसले मसाइल कर दिए, और हमने कहा कि भाई कैरिंग अमाउंट ऑफ these liabilities should be deducted from value in use, from value in use। ठीक है भाई, from both। कैरिंग अमाउंट एंड वैल्यू इन यूज दोनों से लेस होनी चाहिए। ठीक है, और क्या मसला है, चलो instead deducting lease liabilities from VIU, Jobon included contractual lease payment within the future estimated net cash flows of the CGO। ठीक है, ये is the wrong treatment। जो लीज लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए। अच्छा भाई, फिर द फ्यूचर एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लोज, अभी हम मोटी बातें लिख रहे हैं, फिर हमें जाहिर सी बात है अकाउंटिंग जब हम ड्राफ्ट करेंगे तो हमें उससे रिलेटेड अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स लिखना पड़ेंगी, कुछ और चीज़ें लिखना पड़ेंगी, हमें इश्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर इसका रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ प्लानिंग पॉइंटर्स लिख रहे हैं मोटे मोटे। The future estimated net cash flows used to calculate VIU were determined using internal management forecast covering the next 10 years. The future estimated net cash flows also included cost $5 million to install advertising technology in the properties to enhance the CGU performance। अच्छा भाई, अब यहाँ पर एक और मसला है। क्या मसला है, एक मसला नहीं मल्टीपल मसले हैं। पहला मसला, IS36 कहता है, IS36 क्या कहता है कि आपने जो प्रोजेक्शंस लेनी है, फोरकास्ट लेनी है टू असेस द इम्पेयरमेंट, वो 5 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट कवर मोर देन नेक्स्ट 5 ईयर्स until and unless you can justify the longer period of time। ठीक है भाई, नहीं होना चाहिए ये। तो यहां पर देखो क्या किया हुआ है, मसला मसला मैनेजमेंट फोरकास्ट कवरिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है भाई, ये एक प्रॉब्लम है, आपने कहा। ये लिख क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा, ठीक है, हमने कहा भाई फोरकास्ट
should be of next 5 years rather than 10 years. फिर these future estimated net cash flows also include cost of $5 million to install advertising technology to enhance CGU performance. हमने कहा ये भी गुनाह अजीम कर दिया आपने. Forecast should only contain expenses or cash outflows to maintain economic benefit of CGU. Enhancement costs should not be considered. Should not be considered. ठीक है बेटा, ये एक मसला है. और अब देखो डिस्काउंट रेट के ऊपर आ जाओ. वैल्यू इन यूज. अच्छा, सबसे पहले तो वैल्यू इन यूज के ऊपर ही आ जाओ ना. वैल्यू इन यूज के ऊपर ही ये डिस्काउंटेड फ्यूचर एस्टिमेटेड कैश फ्लोज were discounted at 5%. This is weighted average cost of capital of another company in the retail sector which purchased rather than leased its commercial properties. The interest rate implicit in the lease was 4%. ठीक है. अच्छा भाई, तो अब होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए भाई? फ्यूचर एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लो डिस्काउंट किस रेट पर किया उसने? 5% पर किया. आर यू गेटिंग दिस? तो इससे क्या होगा भाई? इससे होगा ये कि कैरिंग वैल्यू ज्यादा आ जाएगी. ठीक है. इससे क्या होगा? वैल्यू इन यूज आपके पास ये अल्लाह भला कर दे, जो कैश फ्लोज हैं, जो वैल्यू इन यूज है वो कम आ जाएगी. तो देखो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जब ये नेट कैश फ्लोज डिस्काउंट हुए 5% से, लीज का जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज था वो था 4%. ठीक है. और आपने लीज की लायबिलिटीज को डिस्काउंट कर लिया 5% से, तो लीज लायबिलिटीज कम आ जाएंगी. लीज लायबिलिटीज की अमाउंट कम आ जाएगी और वैल्यू इन यूज की अमाउंट ज्यादा आ जाएगी. ये सारी चालाकियां भी इसलिए की गई कि लीज लायबिलिटी की वैल्यू कम आ जाए, वैल्यू इन यूज ज्यादा आ जाए और इम्पेयरमेंट से बचत हो जाए. आर यू गेटिंग दिस? हमने कहा ये भी दो नंबरी नहीं चलेगी. और ठीक है, तो हमने कहा कि हायर discount rate of 5%, then interest rate implicit in lease, then interest rate implicit in lease of 4% results in lower lease payments outflows and higher resulting VIU. ये भी एक मसला है. ठीक होगी बात? Are you getting this? This is also an issue. अच्छा, और डिस्काउंट रेट से रिलेटेड क्या मसला है? हमने कहा डिस्काउंट रेट से रिलेटेड एक और मसला ये भी है कि ये देख लें आप, क्या किया इसने? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ another कंपनी इन रिटेल सेक्टर. another कंपनी इन द रिटेल सेक्टर. दूसरी कंपनी का, जो रिटेल सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी है, उसका वैक यूज कर लिया है. वैक प्रॉब्लम.
use of a different company. This is an issue. ठीक है भाई, और क्या मसला है? और मसला ये है कि ये प्री टैक्स रेट होना चाहिए। प्री टैक्स रेट, प्री टैक्स वैट, ठीक है। तो ये मसले मसाइल हैं वैल्यू इन यूज के और डिस्काउंट रेट के। आर यू गेटिंग दिस? इम्पेयरमेंट रिव्यू, वैल्यू इन यूज, डिस्काउंट रेट। प्लानिंग हमने करी, क्या मसले मसाइल हैं? देन द की इज द ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग को मैंने थोड़ा सा इजी करके ब्रेक डाउन कर लिया है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो मैं करता ये हूँ कि मैं इसको पीडीएफ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ और पीडीएफ के ऊपर डिस्कस करता हूँ, ताकि मैं पॉइंटर से इसको पॉइंट आउट भी कर सकूँ जो चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करनी है। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अच्छा बेटा, तो जो हमने पॉइंटर्स बनाए थे उसी को मैंने एक्सपेंड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि स्क्रीन पर आपको नजर आ जाए प्रॉपरली। इम्पेयरमेंट रिव्यू तो हमने कहा देखा था पॉइंटर्स में, हमने देखा था। इम्पेयरमेंट रिव्यू में मैंने आपसे लिखा था कि आपको जेनरिक डिस्कशन करना पड़ेगा कि इम्पेयरमेंट की क्या क्राइटेरिया है, क्या इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं, क्या एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होते हैं। तो आपको कुछ इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा कि इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं तो फिर हमें ये इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है। ये भी प्रोवाइड करते हैं एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट सच एज नेगेटिव कैश फ्लोज, एसेट्स की राइट डाउन्स अगर हमने कर ली। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स भी होते हैं, these are broader and less specific but can still signal potential impairment like market decline, change in industry conditions। तो ये जनरल डिस्कशन कर लिया आपने। फिर ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड की जो रेलेवेंस है, द शिफ्ट towards online shopping could impact the value of Jobans Co asset, particularly if they are heavily reliant on physical stores। Nature of Jobans Co asset, a detailed analysis of the company's assets is necessary to determine if they are significantly affected by the online shopping trend। ठीक है, और हमने देख लिया कि उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, सो दिस इज द केस। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अदर फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपटीशन, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। रिकवरेबल अमाउंट, इफ एन इम्पेयरमेंट इज इंडिकेटेड तो जोबन को मस्ट एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट और सीजीयू। कैसे करते हैं वो? दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग हायर एसेट्स, हायर ऑफ एसेट्स वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों का हायर, और कंपेयर करेंगे carrying amounts। Conclusion, given the increase in online shopping, Jobon's core decision increase in online shopping and significant decrease in revenue owing to this fact। ठीक है, ये भी ऐड करेंगे। The Jobin's co's decision to conduct an impairment review was justified. However, a more comprehensive analysis is needed to determine the extent of potential impairment and the appropriate accounting treatment। ठीक है, वही बात, ये आपने impairment review की बात कर ली। फिर वैल्यू न्यूज की जितनी बातें हमने की थी वो हम यहाँ करेंगे। डिस्काउंट रेट मिसमैच, उसको भी सोचने और लिखने का तरीका देखो। मैंने अगर इस तरह से लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी इस तरह से लिखेंगे। आप उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन बात पूरी होनी चाहिए। ठीक है, हेडिंग ना डालें, कोई इशू नहीं है, आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिख दिया। एक लॉजिकल वैलिड आर्ग्यूमेंट विल फेच यू वन। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? तो आपने भले आपने हेडिंग नहीं डाली, कोई मसले की बात नहीं। मैंने हेडिंग्स में इसलिए ब्रेक डाउन कर दिया ताकि आप लोगों को समझाने के लिए मुझे आसानी हो और आप लोगों के लिए ड्राफ्टिंग टेक्निक आइडेंटिफाई करने में आप लोगों को आसानी हो। डिस्काउंट रेट मिसमैच लिखेंगे कैसे, ड्राफ्ट कैसे करेंगे, हम बताएंगे इम्पैक्ट क्या है और उसको किया क्या जाना चाहिए, दोनों बातें हम बताएंगे। इम्पैक्ट, यूजिंग अ हायर डिस्काउंट रेट ऑफ 5% then interest rate implicit in lease which is 4%, this results in lower lease payment outflows and a higher value in use। the discount rate, इसका resolution क्या है? discount rate should be consistent with the interest rate implicit in the lease।
फिर हमने कहा लीज लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। उसके अंदर क्या किया कि लीज लायबिलिटीज को कैरिंग अमाउंट से तो लेस किया, लेकिन वैल्यू इन यूज से लेस नहीं किया। उसको भी हम बताएंगे कि इनकंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ लीज लायबिलिटीज इन द कैरिंग अमाउंट एंड वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन में ओवरस्टेट द वैल्यू इन यूज, चूंकि आपने उसमें से लीज लायबिलिटीज को डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, करेक्शन क्या होगी? कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटीज शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम बोथ द वीआईयू एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। ठीक है, फिर बजट पीरियड की बात करते हैं। हमने कहा भाई 10 साल का कर लिया था, लेकिन IS 36 की रिक्वायरमेंट है। अब मेंशन भी करेंगे ना, रिक्वायरमेंट ऑफ IS 36, ये मैंने थोड़ा सा कंसाइज कर दिया अब इधर। अभी जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इम्पैक्ट यूजिंग अ 10 ईयर बजट में ओवर स्टेट वैल्यू इन यूज, स्पेशली इफ कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम। करेक्शन, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। उसके बाद फिर आप अपनी बात आगे कंटिन्यू कर लें। Budget should be limited to 5 years, and cash flows beyond that period should be extrapolated using a steady or a declining growth rate. ठीक है, until unless there is justification कि उससे ज्यादा की हो। Estimated costs, हमने कहा estimated costs भी future enhancement costs भी डाल दी, including enhancement costs and excluding estimated increased cash flows में understate value in use, sorry, including enhancement costs। एक सेकंड, ये मैंने कुछ एक सेकंड से शायद टाइपो हुआ है, जरा देख लेते हैं। Sure भाई। The future estimated net cash flows also included cost of 5 million to install advertising technology in the properties to enhance CGU's performance। ठीक है, तो बेसिकली इंक्लूडिंग enhancements costs, इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा, एंड रिलेटेड इसको कर दें आप। ये मेरे टाइपो मिस्टेक हो गई है। एंड रिलेटेड एस्टिमेटेड इंक्रीज कैश फ्लोज में अंडर स्टेट वैल्यू यूज। ठीक है, कैसे करेक्ट करें? ओनली कॉस्ट नेसेसरी टू मेंटेन द करंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट शुड बी इंक्लूडेड इन वीआईयू कैलकुलेशन। एनहांसमेंट कॉस्ट्स एंड एसोसिएटेड इंक्रीज्ड कैश फ्लोज शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। डिस्काउंट रेट की बातें भी हमने कर ली थी कि शुड नॉट यूज द वैक ऑफ अ डिफरेंट कंपनी, मॉडल मस्ट बी यूज प्री टैक्स रेट यूज होना चाहिए, एंड दिस वुड मीन दैट जो उनको शुड इनकॉर्पोरेट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज लाइबिलिटी। वही जो इंटरेस्ट रेट वाला 4-5% वाली बात हमने ऊपर की थी, वही बात यहाँ पे करेंगे। सो आई होप कि ये इसकी ड्राफ्टिंग आपको बेहतर तौर पर समझ आ गई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा बेटा, अब हम एग्जिबिट नंबर 2 पर आ जाते हैं। डिस्कस वेदर टिल्टे को शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज अ डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल and its result being presented as arising from discontinued operation in the consolidated financial statements for both the years ended 31st December 2006 and 2007। कहा क्या जा रहा है? शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज डिस्पोजल ग्रुप, तो एक सब्सिडरी की बात हो रही है। क्या नाम है उसका? टिल्टेको। कहा ये जा रहा है कि क्या उसे डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई होना चाहिए, और क्या उसके रिजल्ट्स एंड इट्स रिजल्ट प्रेजेंटेड एज अराइजिंग फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अच्छा, क्या उसे डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई होना चाहिए, और क्या उसके रिजल्ट्स एज ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन डिस्क्लोज होने चाहिए इन 2006 एंड 2007 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा भाई, तो प्लानिंग करना तो मैंने आपको सिखा दिया, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या बातें हमने करनी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आप लोगों से इसका सोल्यूशन भी शेयर करूंगा, जो कि मैंने थोड़ा इजी कर दिया आप लोगों के लिए, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। सही। अच्छा,
अभी सिर्फ हम इस रिक्वायरमेंट को देखते ही अगर हम बात करें तो दो अलग अलग सालों से रिलेटेड आपसे पूछा गया है कि क्या ये डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई होना चाहिए, क्या ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में शो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों सालों की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होगी और आपको इसमें बातें बताई हुई होंगी। ठीक है, अगर तो डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई करने की कंडीशंस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्लासिफाई करने की कंडीशन मीट हो रही हैं तो वो डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई होना चाहिए, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शो होना चाहिए। अगर डिस्पोजल ग्रुप की और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की कंडीशंस मीट नहीं हो रही हैं तो वो अलग से शो नहीं होना चाहिए, डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई नहीं होना चाहिए। और वी नो दैट हियर द की स्टैंडर्ड इज IFRS 5। ठीक है, अगर हमें IFRS 5 की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता है देन वी कैन क्रैक दिस रिक्वायरमेंट डाउन इजीली। सो की टू सक्सेस क्या है, आपको रिक्वायरमेंट्स पता हो क्या रिक्वायरमेंट है, फिर हमें सिनेरियो वाली चीजें उन रिक्वायरमेंट्स पर फिट करनी। मिसाल ले रहा हूँ, छोटी सी बात कर रहा हूँ, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, भाई मैनेजमेंट ने उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया हो, एक्टिवली उसके लिए बायर लोकेट करना शुरू कर दिया हो, ठीक है, डिस्कशंस एडवांस स्टेजेस पर हो, इट इज हाईली लाइकली कि वो डिस्कशंस रोल बैक नहीं होंगी, अगले 12 महीनों के, साल खत्म होने के 12 महीनों के अंदर अंदर वो सेल हो जाएगा। तो ये सारी बातें रिक्वायरमेंट्स आपको याद होनी चाहिए IFRS 5 की। देन यू विल बी एबल टू क्रैक दीज रिक्वायरमेंट्स डाउन इजीली इंशाल्लाह। हाँ, रिक्वायरमेंट्स ही आपके जहन में नहीं होंगी तो फिर आप जाहिर सी बात है ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल अप्लाई द रिक्वायरमेंट। अभी मैं सिर्फ हाईलाइटिंग करूंगा और आपसे डिस्कशन करूंगा एंड देन वी विल बी लुकिंग एट द सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ बिग डील, प्लानिंग आपके लिए बिग डील नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। जैसे जैसे आप उसको पढ़ते चले जाएं, उसको लिखते चले जाएं प्लानिंग में, तो मैं हाईलाइट करूंगा और मैं आपको बताता रहूंगा कि आपने क्या क्या चीजें लिखनी है प्लानिंग में। In consolidated financial statement for the year ended 31st December 2006 and 2007, Jobon को classified a wholly owned subsidiary Tilteco as a disposal group held for sale। तो दोनों सालों में भाई साहब ने ये हरकत की है। ठीक है, Tilteco's results were also presented as arising from discontinued operation in the consolidated statement of profit or loss or both the years। ठीक है, Tilteco is a geographical distinct component of the Jobon group। तो हमें पता है कि अगर जो geographically distinct component है और वो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया है तो फिर उसके डिसकंटिन्यू उसके उसके रिजल्ट्स डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में दिखाने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच यू आर गिवन। ये डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल कंपोनेंट है। आर यू गेटिंग दिस? In the jurisdiction, sales of shareholdings in subsidiaries require authorization from shareholders of the parent company। तो सब्सिडीज के जो अब ये जिस jurisdiction में ये ऑपरेट कर रही है कंपनी जो बॉन्ड को, उसपे जो सब्सिडीज की डिस्पोजल है वो रिक्वायर करती है कि ऑथराइजेशन हो फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो क्या वो ऑथराइजेशन है? On 1st May 2006, the shareholders of Jobonco authorized management to sell all the shares of the Tilteco within the next 12 months, but thereafter the management would have to ask for further approval to sell the shares। तो अभी तो अप्रूवल मिल गई है, मई 2006 को मिल गई है अप्रूवल, किसकी? शेयर होल्डर्स की, कि भाई अब अगले 12 महीनों के अंदर अंदर इसको निपटाएं, बेच दें। लेकिन अगर तो ऐसा ना हो सका तो फर्दर अप्रूवल चाहिए होगी शेयर होल्डर्स की शेयर सेल करने में। अच्छा, और अगर फिर फर्दर अप्रूवल नहीं मिली, फर्दर अप्रूवल ना मिले तो हमने कहा फिर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी। ठीक है, और आप देखेंगे कि 2007 में जब हम अगले साल की बात करेंगे तो वो फर्दर अप्रूवल नहीं होगी हमारे पास। एट द सेम टाइम जोबोन को इंस्ट्रक्टेड एजेंट्स टू सेल द शेयर। जोबोन को ने फिर एजेंट्स को बोला भाई बेचना शुरू करो, मार्केट को खंगालो, हमें बेचनी है सब्सिडरी as soon as possible। शेयर्स हैड नॉट बीन सोल्ड बाय 31 दिसंबर 2006। तो शेयर्स बिके तो नहीं है लेकिन हाईली प्रोबेबल है कि अगले 12 महीनों के अंदर अंदर बिक जाएंगे। तो अगर मैं 31 दिसंबर 2006 पे खड़े होकर बात करूं तो ये डिस्पोजल ग्रुप की क्लासिफिकेशन बिल्कुल ठीक थी और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की क्लासिफिकेशन बिल्कुल ठीक थी। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि कंडीशंस मीट हो रही हैं और वो सारी की सारी कंडीशंस जो मीट हो रही हैं आपको एग्जामिनर ने खुद ही स्पून फीडिंग कर दी है यहाँ पर। इन February 2007, Jobon को reallocated the online sales division of another subsidiary to Tilteco। अब हमने कहा कि हमने इसकी कुछ जिसको कहते हैं कि कंपनी के ऑपरेशंस को हमने रिफॉर्म किया। कैसे रिफॉर्म किया? कि जोबॉन को ने दूसरी कंपनी का ऑनलाइन सेल्स डिवीजन
टिल्टेको पे शिफ्ट मार दिया। तो शिफ्ट क्यों मार दिया? क्योंकि मैनेजमेंट की शायद चलाने की इंटेंशन है। तो यहाँ से एक बात समझ आती है कि भाई शायद मैनेजमेंट की चलाने की इंटेंशन है। इंटेंशन टू ऑपरेट यहाँ से जाहिर होती है, ठीक है बेटा, इंटेंशन टू ऑपरेट इन फ्यूचर, ऐसे ही। एज अ रिजल्ट टिल्टेको रिक्रूटेड एडिशनल एम्प्लॉइज एंड परचेज न्यू कंप्यूटर इक्विपमेंट। ये सारी चीजें उसकी ऑपरेशनल इंटेंट की तरफ इशारा करती हैं। आसान बातें हैं, कोई मुश्किल बातें नहीं है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर दी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख के परेशान हो जाएं। वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए दी हुई होती है ताकि आपकी ड्राफ्टिंग में हेल्प कर सके, ये आपके लिए नेमत है। एट द शेयर होल्डर मीटिंग इन मे 2007 देयर वाज नो डिस्कशन ऑन फर्दर अप्रूवल ऑफ द सेल ऑफ टिल्टेको। देख रहे हो आप, मतलब कि इसकी डिस्पोजल की अप्रूवल जो फर्दर आनी है, क्योंकि 12 महीने तो एंड हो गए, अब शेयर होल्डर से दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो भी नहीं आई भी। Updated instructions given to agents by directors stated that they were authorized to sell the shares in Tilteco if cumulative losses suffered by Tilteco for the year ended 31st December exceeded 20 million। अच्छा भाई, क्या मतलब? क्यों कह रहा है शेयर? और एजेंट्स को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, एजेंट्स को भी जिसको कहते हैं ना कि शेकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई, और आप ऑथराइज्ड हैं सेल करने के लिए अगर इफ्स एंड बट्स लग गए। इफ द क्यूमुलेटेड लॉसेस सफर्ड बाय टिल्टेको for the year ended exceed 20 million। ठीक है। Tilteco made quarterly losses of approximately 4.5 million per quarter during 2007। पर क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, तो 20 मिलियन से एक्सीड तो लॉसेस फिर भी नहीं करेंगे शायद, ठीक है, नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ भी एक ऐसी चीज आ गई कि जिसकी वजह से एक इंडिकेशन ये मिल रही है कि इसकी सेल इसकी सेल प्रोबेबल नहीं है फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, ठीक है। तो 206 के अंदर क्राइटेरिया मीट होते हुए नजर आ रहे हैं, 207 में मीट क्राइटेरिया मीट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। सो वी विल मूव ऑन टू सी द ड्राफ्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। पीडीएफ में ही देखते हैं ताकि मैं उसके ऊपर हाईलाइटिंग कर सकूं, कुछ आपको समझा सकूं। अच्छा, एनालिसिस ऑफ टिल्टेको क्लासिफिकेशन 31 दिसंबर 2006। 2006 यानी कि 3B के भी दो पार्ट्स है ना। एक तो 31 दिसंबर 2006 की क्लासिफिकेशन क्या है और 31 दिसंबर 2007 की असेसमेंट क्या है हमारे लिए। तो हमने कहा एनालिसिस करने के लिए हमने कहा हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, याद होना चाहिए आपको। मैनेजमेंट की कमिटमेंट को असेस करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट की कमिटमेंट को हमने देखा कि जोबोन को ऑथोराइज द सेल ऑफ टिल्टेको शेयर, जोबोन को ऑथोराइज कर दिया, मैनेजमेंट की कमिटमेंट है। अवेलेबिलिटी फॉर सेल है, यस, टिल्टेको वाज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल। एक्टिव प्रोग्राम है जी, जोबोन को ने एजेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि भैया आप इसको बेचो। क्या हाई प्रोबेबिलिटी है? हमने कहा जी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो 12 महीने में बिक जाए। शेयर होल्डर की अप्रूवल आ चुकी है, मार्केटिंग एक्टिवली चल रही है। सेल प्राइस, सेल प्राइस वाज लाइकली रीजनेबल बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है। प्लान चेंजेस, देयर वर नो इंडिकेशन कि कोई प्लान चेंज हो जाएगा। अभी तक 31 दिसंबर 2006 पे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का क्राइटेरिया क्या है? हमने कहा क्राइटेरिया ये है कि इट रिप्रेजेंट सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया। हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्लान टू डिस्पोज ऑफ द अबव और इज अ सब्सिडी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद व्यू टू रीसेल। तो हमने कहा ये जो सेपरेट ज्योग्राफिकल एरिया है ऑफ बिजनेस है, separate line of business, Tilteco likely represented a distinct geographical component meeting the criteria for a discontinued operation। फिर हमने कंक्लूजन दे दिया कि भाई द एविडेंस सजेस्ट दैट टिल्टेको मेट द नेसेसरी क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज डिस्पोजल ग्रुप एंड प्रेजेंटेड अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। जोबोन्स को एक्शन एंड शेयर होल्डर्स अप्रूवल इंडिकेट अ क्लियर इंटेंशन टू सेल टिल्टेको विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। कंक्लूजन दे दिया हमने, छोटा सा कंक्लूजन दे दो लेकिन दे दो। फिर हमने कहा 31 दिसंबर 2007 की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। Based on the information provided, it appears that Tilteco should not have been classified as a disposal group। ये मैंने शुरू में कंक्लूजन दे दिया, आप एंड में भी दे सकते हैं।
बिलो आर द रीजंस। लेकिन बाहर तो और आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा किसी हद तक जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम में गिवन है। लैक ऑफ एविडेंस, देयर इज नो रियल एविडेंस। अच्छा, मैंने इसको फिर तोड़ दिया है आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, आपकी ड्राफ्टिंग को आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए that this is how you should be focusing on your arguments. Lack of evidence. There is no real evidence that Tilteco met the criteria for classification as disposal group over the extended period. ठीक है। प्लस एक और भी चीज आप लिख सकते हो, प्लस shift of operations of online increased online operations, increased online operations, hiring of employees represent the intention of the company to continue it, to continue its operation। ठीक है, तो ये बात आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। Changed instructions to agents were modified indicating sale was conditional on losses exceeding 20 million। एडिशनल एक्टिविटीज, अच्छा ये तीसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर आ रहा है जो मैंने बात अभी की आपके। द कंपनीज एक्टिविटीज वर एक्सपेंडेड सजेस्टिंग इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। लैक ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल, अप्रूवल शेयर होल्डर की भी नहीं है। तो वही जो बातें गिवन थी वही सारी हमने लिखनी है, इसमें हमने खुद से कुछ लिखना नहीं है। एग्जामिनर ने सब हमें स्पून फीडिंग करके दिया हुआ है, वही सिर्फ हमने अपने क्वेश्चन में डालना है और उसको आईएएस की रिक्वायरमेंट से लिंक करना है। इम्प्लीकेशन ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, क्या इम्प्लीकेशन है भाई? ये ऐसे ही मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दिया है, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है, इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट, नीड फॉर रीस्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरेटिव फिगर्स भी रीस्टेट होंगी, शुड बी रीस्टेटेड टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टिल्टेको। जाहिर सी बात है, कंपैरिजन भी आपका पिछले साल का भी रीस्टेट करना पड़ेगा। Given the evidence, Tilteco should not have been classified as disposal group. The incorrect classification requires adjustment to the consolidated financials to ensure accurate and transparent reporting. I hope this is crystal clear. इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं ताकि ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। लास्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, पढ़ भी लेते हैं पहले। एग्जिबिट यूजिंग एग्जिबिट 3 को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है? वेदर रिसीट ऑफ साइंड लेटर अफेक्ट्स योर आंसर। कोई हमें साइंड लेटर मिला होगा 1 अप्रैल को, उसको देखते हैं क्या करना है। एंड एक्सप्लेन whether the deferred tax asset should be recognized in the financial statement for the year ended 31 दिसंबर और ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। और फिर कुछ डिफर्ड टैक्स। अच्छा, ये दो इवेंट्स हो रहे हैं बेसिकली, आपको मैं अगर इन शॉर्ट बताऊं, ये दो इवेंट्स हो रहे हैं। एक तो लेटर ऑफ इंटेंट मिल रहा है आपको, साइंड लेटर ऑफ इंटेंट, दूसरा डेफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट है। तो ये पार्ट आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि ये दोनों चीजें क्या आपकी असेसमेंट पर, आपकी वर्किंग पर, आपके एग्जीक्यूशन पर क्या ये इम्पैक्ट एडजस्टिंग इम्पैक्ट डालेंगे या नॉन एडजस्टिंग इम्पैक्ट है इनका? यानी कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। अच्छा भाई, आ जाओ पढ़ भी लेते हैं। On 1st April, after publication of preliminary results of group, but before authorization of consolidated financial statements, ईयर एंड हो चुका है, डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर एंड हो चुका है, प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज फॉर इशू नहीं हुई है। Jobon Co received a signed letter from third party company outlining its intention to purchase Tilteco. Transaction price was far below the original price paid by Jobon Co due to significant losses of Tilteco since the year end. लॉसेस की वजह से जाहिर सी बात है सामने वाली पार्टी बेवकूफ तो नहीं है ना कि ज्यादा पैसे देगी। टिल्टेको को जितने में जोबॉन को ने खरीदा था उससे कम पैसों में उसने बोली लगा दी है, बोली आ गई। Sale was agreed to complete on 1st Jan 2009. At 1st April 2008, shareholder approved this sale. हमने कहा अप्रूवल कब हुआ है? हमने कहा अप्रूवल हुआ 31 दिसंबर के बाद। और ये सेल कंप्लीट हो जाएगी 1 जनवरी 2009 को। अच्छा भाई, चूंकि ये ईयर एंड के बाद इंडिकेशंस ईयर एंड के ऊपर नहीं थी, देयर वर नो इंडिकेशन एट ईयर एंड, तो हमने कहा इसे हम एडजस्टिंग इवेंट तो ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, चूंकि सिग्निफिकेंट है तो हम इसका डिस्क्लोजर जरूर दे सकते हैं, और ये बातें आपको वैसे ही पता है, इजी बात है। एग्रीड सेल ऑफ टिल्टेको विल क्रिएट टैक्स अलाउबल लॉस व्हिच कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। और अब इस सेल की वजह से
टैक्स अलाउबल लॉस जो है वो फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट से एडजस्ट भी हो सकता है। अब ये सेल होगी तो एडजस्ट हो सकता है। अच्छा सर, ये सेल होगी ये पता कब चला है? ईयर एंड के बाद। तो ये टैक्स अलाउबल लॉसेस एडजस्ट हो पाएंगे, ये रिकॉग्नाइज या इसकी रिकॉग्निशन कब होनी चाहिए? कि 31 दिसंबर को होनी चाहिए, 31 दिसंबर के बाद होनी चाहिए। मैंने कहा चूंकि वो ऊपर वाला इवेंट भी नॉन एडजस्टिंग है तो ये एडजस्टिंग नहीं हो सकता है, ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही होगा। समरी के अंदर यही इसकी रिक्वायरमेंट है। एग्रीड सेल ऑफ टिल्टेको विल क्रिएट अ टैक्स अलाउबल लॉस व्हिच कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू रिड्यूस फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट. Jobonco has recognized a DTA in respect of this issue in the financial statements. The deferred tax asset was calculated by taking the value of Tilteco for the purpose of $12 million multiplied by corporate tax rate. Tax loss is acceptable under local legislation. Jobonco expected to be able to offset the tax loss against its own future taxable profits. अच्छा, तो इसने क्या कर लिया है? इसने 31 दिसंबर को ये डेफर्ड टैक्स एसेट अल्लाह भला करे रिकॉग्नाइज कर लिया है। डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कब कर लिया है? 31 दिसंबर को। तो डेफर्ड टैक्स एसेट बिल्कुल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक किया कंपनी ने। लेकिन जो ईयर ऑफ रिकॉग्निशन है वो 31 दिसंबर 2017 नहीं होना चाहिए, वो 2018 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी रिकॉग्निशन की जो कंडीशंस हैं वो मीट ही अगले साल में जाकर हो रही हैं। आर यू गेटिंग दिस? इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? अच्छा भाई, तो ये सारी के सारी बातें हमने कर ली हैं, इसको जरा देख भी लो। लेटर ऑफ इंटेंट की बातें भी हैं और डिफर टैक्स की बातें भी। ठीक है, ये आपके सामने आ गया है। Impact of the letter of intent based on the information provided, the signing of letter of intent should be considered as a non-adjusting event in the context of consolidated financial statements. Below are the reasons. Reasons देना पड़ेंगे आपको, ड्राफ्टिंग के ऊपर बड़ा फोकस होगा आपका। Conditions did not exist at the end of reporting period. मेन बात और मेन अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपने। Held for sale criteria only met after on 1st April 2018, यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। तो जिसकी वजह से ये बना क्या? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। द लेटर ऑफ इंटेंट इंडिकेट्स अ फ्यूचर इवेंट दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. इट डज नॉट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एज एट टू एंड ऑफ 2017. उसकी implications क्या हों? No disclosure requirement. Non-adjusting events generally do not require disclosure in the financials for the year ended 31st December 2007. आमतौर पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो कंपनी चाहे तो डिस्क्लोज कर सकती है। However, the company may choose to disclose the letter of intent and the notes to the financial statements as a matter of transparency. Conclusion क्या है? Signing of letter intent should be treated as a non-adjusting event and does not require adjustment. While the sale of Tilteco is now highly probable, the conditions for classification disposal group. While the sale of Tilteco is not probable, the conditions for classification disposal were not met at the end of the reporting period. ठीक है, वही बात। फिर आ जाता है एनालिसिस ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट। तो हमने डिफर्ड टैक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, वो मैंने इटैलिक में लिखी हुई है यहाँ पे कि डिफर्ड टैक्स एसेट रिकग्निशन की क्या रिक्वायरमेंट है। IAS 12 रिक्वायर्स एंटिटी टू रिकॉग्नाइज द डिफर्ड टैक्स एसेट फॉर ऑल डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज. प्रोबेबिलिटी इन टैक्सेबल प्रॉफिट. द रिकॉग्निशन ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट्स डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी की कंपनी क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेम्पररी डिफरेंस रिवर्स हो सकता है लॉसेस की वजह से इन फ्यूचर against the taxable profit. The probability of taxable profit, the sale of Tilteco is highly probable, indicating future taxable profits will be likely to be to available against the taxable temporary. मिसाल के तौर पर भाई आपके पास लॉसेस तो हैं, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं या नहीं है, नहीं है, तो आप वो एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी भी है कि फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि लॉस मेकिंग जो नाकारा टुकड़ा है हम उसको निकाल देंगे, तो फ्यूचर प्रॉफिट्स भी होंगे लॉसेस रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, तो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब? When the held for sale conditions of IFRS 5 are met. Since these conditions were only met on April 1st, the deferred tax asset should be recognized in the financials for the year ended 31st December 2008, and no adjustment is required in the financials of
31 दिसंबर 2007, और हमने कंक्लूजन दे दिया कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड जोबोन्स कोर्ट ट्रीटमेंट फॉर द डिफर्ड टैक्स एसेट इज करेक्ट। ट्रीटमेंट तो करेक्ट है, पीरियड ठीक नहीं है। एसेट शुड नॉट बी recognized in 2x7, इट शुड बी recognized in the FS for the year ended 31 December 2008। तो बड़ा इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली क्वेश्चन को देखा है। सो आई होप कि ड्राफ्टिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपके जहन में क्लियर हुए होंगे, और भी क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।